Hello everyone, I am Alok Sharma, science teacher of New Scientist Stephen Public School Unit 3rd Agra, and today my topic is from 12th class chemistry P block element. And P block elements, you all know aware about it, okay, what is P block and which where it is exist. Students, P block is the part of modern periodic table which contain 13, 14, 15, 16, 17, 18th group. And the periodic table is also divided into the different types of blocks, consist basically four types of block: S block, D block, P block and F block. So in this lecture we will discuss the properties of P block elements and how many groups are consist in this block and what kind of behaviors of different types of element which possesses the different kinds of properties like physical properties and chemical properties, and what is the difference between the 15, 16, 17th, 18th group. So these all are the difference we are studying in this chapter and this video also. So let's start. Ki what is the actually the chemical properties behind the P block elements and physical properties behind the P block elements. And you have in the course of 12th class CBSE, the P block elements starts from 15, 16, 17th, 18th group, and you have 16, 17 and 18th group to study. So let's start. सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने देखा कि इसमें जो एस ब्लॉक है और डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक्स मिलाकर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनती है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और इनके फंक्शंस के हर डिफरेंस के फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को अलग अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो एस ब्लॉक है इसमें मेनली दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर ग्रुप 12 तक जाते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो पोर्शन है पूरा, ये डी ब्लॉक पोर्शन है जिसके अंदर ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, 11 and 12. These groups are consist together and collectively called as D block element. Now another, the P block. P block is starts from group 13 and ends to group 18. Group 13, 14, 15, 16 and 17, these groups makes a P block. Or now the F block also have two periods. तो इन सबको मिलाकर एक पूरी मॉडल पीरियडिक टेबल जो है वो स्टूडेंट्स तैयार होती है। और इसी पूरी पीरियडिक टेबल्स को हम एक आधार मानते हैं पूरी केमिस्ट्री का, जिससे बाकी की पूरी केमिस्ट्री को हम इसी से ही स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी वाइज और उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सबको सेपरेट करके रखा हुआ है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये नाम इनको हमने दिए हैं इनके अंदर आने वाले ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग। यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स आएंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में अलाई कर रहा है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आएंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में लाई कर रहा है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पर एलिमेंट्स में हमको थोड़ा सा अलग एनोमलस फिनोमेना देखने को मिल सकता है, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, रेडिएशन हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है ब्लॉक को, एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, तो जिसमें एक्टिनॉइड्स वाला जो ग्रुप यानी कि सबसे लास्ट जो यहाँ पर पीरियड है, यानी कि ये जो कहलाता है ये रेडियो एक्टिव ग्रुप कहलाता है। तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर अलग अलग हमने रखा हुआ है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फिर हम इसकी स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे हम ग्रुप 13 को हम बोरोन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं और ग्रुप 17 को कलेक्टिवली हम हैलोजन बोलते हैं।
हैलोजन्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये सॉल्ट फॉर्म में ही मिलते हैं और ये सीवीड से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो इनको हैलोजन्स इसलिए बोला जाता है। और प्लस अलग कलर की फ्लेम के साथ, ये अलग अलग कलर की फ्लेम के साथ ये जलते हैं, इसीलिए हम इसको हम ग्रुप 17 में रखते हैं। नाउ द ग्रुप 18। ग्रुप 18 कंसिस्ट नोबल गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट एनी एलिमेंट, यानी कि इनका जो ऑक्टेट है, ये तो हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्टेट है, इन सब में वो कंप्लीट रहता है, जिसकी वजह से ये जो है मतलब कि कम्प्लीटली स्टेबल रहते हैं। और ये अगर इनको डीस्टेबलाइज भी करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी हाई एनर्जी के थ्रू हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इनमें से इसको हम आयनाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल स्टेट की, तो नॉर्मल स्टेट पे ये जो नोबल गैसेस है वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो पी ब्लॉक है, इसके अंदर मेटलॉइड्स और नॉन मेटल इस सब का मिक्सचर्स भी रखा हुआ है। तो जैसे हम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर जो डायगोनल रिलेशनशिप है, ये यहाँ पर जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेरियम और एस्टेटिन, ये जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, डायगोनल रिलेशनशिप जो शो कर रहे हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कंडक्ट यानी कि कभी ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह एक्ट करते हैं। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में भी अगर हम डिफरेंस देखें, तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, गैलियम है और ये बिस्मथ है, ये सारे यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप से नीचे जो है, यहाँ पर ये मेटल्स की तरफ बिहेव करेंगे। और रेस्ट ऑफ द पार्ट इसका, यानी कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो नॉन मेटल का रहता है। यानी कि जैसे जैसे आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलता जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे ये फॉर्म करता है। जैसे इसमें अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रुप 16 की, एंड ग्रुप 16 इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। एंड ऑक्सीजन फैमिली कंटेन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम और पोलोनियम। इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रुप 16 कंप्लीट हो जाता है। एंड ग्रुप 16 कंटेन 5 एलिमेंट। Number first is oxygen, then another one is sulfur, then selenium, tellurium, then polonium। तो इसी तरीके से अब इसमें हम बात कर सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, तो एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर का 16 है, सेलेनियम का 34, टेलिरियम का 52, पोलोनियम का 84। अब इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये इसका एक हम स्टेबल फॉर्म कन्फिग्रेशन का रखते हैं। जैसे कि 8 है, तो इसमें जो हीलियम है, हीलियम का सेकंड 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2, और इसके बाद में एस में 2 और पी में 4, तो टोटल नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर इसका यानी कि शो कर रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। ऐसे ही नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, तो एस में 2 और पी में 4, तो टोटल हो गया 10 + 6 = 16, तो सल्फ़र का हो गया 16। तो इसमें हम एक चीज़ हमें जो स्टूडेंट्स कॉमन जो देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोरियम, ये जितने भी एलिमेंट्स इसमें आपको टेबल में दिए गए, इनका सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, और इसी पी ऑर्बिटल में लाई करने की वजह से इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हीलियम का देखिए, इसमें 2p4 है, इसमें भी इस तरीके से p में है, फिर इसमें भी p है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका इसमें p ऑर्बिटल में ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारे ही ग्रुप नंबर सेम रहेगा, 16 ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये। और अगर हम बात करें तो इनके पीरियड चेंज हो जाते हैं, यानी कि ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका ग्रुप नंबर सेम रहेगा लेकिन पीरियड चेंज हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन जो है उसका जो पीरियड है वो सेकंड है, सल्फ़र का 3rd पीरियड, सेलेनियम का 4 पीरियड, और टेलिरियम का 5 और पोलोनियम का 6। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर एंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोलोनियम है वो जो है 6 पीरियड में बिलाई कर रहा है। अब इसमें बात करते हैं कि एक्चुअल में ये पूरा ही जो है ग्रुप 16 है जो 5 एलिमेंट से मिला हुआ है, इसमें सबके एक दूसरे से प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग है या सेम है, वो अब हम जानेंगे आगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, यानी कि इसमें आने वाले जो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स हैं यानी ऑक्सीजन एंड सल्फर, वो नॉन मेटल है। सेलेनियम एंड टेलिरियम ये दोनों आपके मेटलॉइड्स हैं, जो कि हमको यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने इसमें देखा कि देखिए यहाँ पर टेलिरियम और सेलेनियम
यहाँ पर ये मेटलॉइड्स की कैटेगरी को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो सेलेनियम यानी कि ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम एंड टेरियम आर मेटलॉइड्स, वेयर एज पोलोनियम इज़ अ मेटल। यानी कि इसमें देखा जाए तो टॉप से बॉटम की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी बढ़ रही है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि वो कितनी जल्दी टेंडेंसी से लूज़ हो सकता है। तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है अगर कंपेयर करें, और सबसे ज़्यादा अगर इसकी पोलोनियम की है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि जल्दी लूज़ कर देगा इसमें इलेक्ट्रॉन। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है वही मेटल्स कहलाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेलिडियम मेटलॉइड्स हैं, जबकि पोलोनियम जो है वो मेटल की कैटेगरी शो करते हैं। अब उसके बाद की बात करते हैं ऑल द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ चेन। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो अपने जैसे ऑक्सीजन से ही मिलकर कंपाउंड बना लेती है, जैसे कि O2, यानी कि O2 का मतलब ऑक्सीजन हो गया, जो ह्यूमन बींग्स के लिए अर्थ पे और सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो O2 में यानी कि 2 मॉलिक्यूल यानी कि उसी जैसे एलोट्रोप्स यानी कि फॉर्म हुए उसी जैसे। दूसरा उसी जैसे ही अकॉर्डिंग टू उसमें एलिमेंट सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अब अलग हो जाएगा O का और O2 का। ऐसे एक O और जोड़ देंगे तो O3 हो जाएगा, यानी ओजोन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी एलोट्रॉपी शो कर रही है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें सल्फ़र की, तो सल्फ़र भी एलोट्रॉपी शो करता है। डिफरेंट टाइप्स के सल्फ़र होते हैं, प्लास्टिक सल्फ़र होता है और ये अलग अलग सल्फ़र्स होते हैं, एसिड होता है। तो इसमें यानी कि इसके भी रूप होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज करेगा एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ। द लार्ज द डिफरेंस इन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन डाईएटॉमिक एंड सल्फर इज पॉलीएटॉमिक इज ड्यू टू डिफरेंस इन एटोमिसिटी। यानी कि ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो उसकी एटोमिसिटी पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सल्फ़र जो है पॉली एटॉमिक फॉर्म में है मिलता है, और ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। तो डाई एटॉमिक की वजह से मल्टीपल बॉन्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है ऑक्सीजन में। तो मल्टीपल बॉन्ड को ईजिली हम ब्रेक नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, दैट इज़ बाय द अगर हम बात करें द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाईली लार्जर कंपेयर देन टू सल्फ़र, अगर इसमें बात कर सकते हैं तो। देन फिर इसके बाद में जो है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस का मतलब ये होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से जो आपके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। और आयनिक रेडियस का मतलब होता है कि जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या गेन करते उसके बाद जब उसकी जो रेडियस होती है वो आयनिक रेडियस होती है। डजेंट मैटर कि वेदर इट इज़ अ कैटायनिक रेडियस वेदर इट इज़ अ एनायनिक रेडियस। तो कैटायनिक और एनायनिक रेडियस भी अगर होगी तो वो भी डिफरेंस, यानी कि उसमें भी डिफरेंस क्या है कि ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि जैसा कि हमने बताया कि टॉप से बॉटम की तरफ नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि एनर्जी शेल्स बढ़ रही हैं, तो सीधी सी बात है कि इसमें एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रही है। द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज एक्सेप्शनली स्मॉल। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है, तो एनर्जी शेल्स ज़्यादा नहीं है, तो उसकी रेडियस भी कम है। नाउ द आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसा मैं बात कर रहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज लोअर देन द ग्रुप 15 ड्यू टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स इन ग्रुप विच इज़ द मोर स्टेबल, जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी। यानी कि जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन हैज़ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जबकि पोलोनियम हैज़ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो जितनी लो होगी वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। इसलिए पोलोनियम जो है मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, जबकि जो ऑक्सीजन है नॉन मेटेलिक शो करती है कैरेक्टर। लेकिन कंपेयर करें ग्रुप 15 का नाइट्रोजन फैमिली का और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन फैमिली का, तो ग्रुप 16 की जो है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर रहेगी कंपेयर देन किसके, हम बात करते हैं इसकी इससे ग्रुप 16 के। तो हाउएवर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम की तरफ क्या करेगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
हम बात के टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि आयनाइजेशन इंथैल अगर हम बात इसमें करते हैं तो ऑक्सीजन सॉरी डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंथैल्पी देन सल्फर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव टू बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो ऑक्सीजन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, यानी कि सल्फर से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव वो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि वो एनर्जी जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा दे, यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो साइज स्मॉल होने की वजह से ऑक्सीजन का फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, और ये कम नेगेटिव होती चली जाएगी बिकॉज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अमॉन्ग्स द एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एक हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा और उसकी वैल्यू भी होगी। तो यानी कि फ्लोरीन के बाद पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन है जो उसके बाद जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वैल्यू अमॉन्ग द एलिमेंट विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। इसीलिए पोलोनियम जो है मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि पूरी ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, पोलोनियम का है। दिस इम्प्लाइज दैट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऑक्सीजन टू पोलोनियम। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इस ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी दे शो -2, +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि दीज एलिमेंट्स शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीजन डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन जो है इस पूरे ग्रुप में सबसे कम एलिमेंट नंबर पे है, यानी कि सबसे कम एटॉमिक जो नंबर है वो ऑक्सीजन का है। तो अगर हम बात करें 8 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो अगर इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो अगर 8 कन्फिग्रेशन करेंगे यानी 1s2 2s2 और 2p6, यानी कि यहाँ पर p ऑर्बिटल में 6 अगर हम बात करें तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स की अगर इसमें भरते हैं हम इसमें, तो इस तरीके से हम इसको कन्फिगराइज करें तो इसमें p ऑर्बिटल ही सबसे लास्ट आ रहा है, यानी कि देयर इज़ नो d ऑर्बिटल इन द ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल ही नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा हायर स्टेट में शो भी नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी वजह है इसमें कि बाकी के ऑक्सीजन को छोड़ के जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट, केवल ऑक्सीजन नहीं करता। वो रीज़न यही है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। दे शो -2, +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन +6 ऑक्सीडेशन नहीं शो करती डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से। पोलोनियम डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है कि ऑक्सीडेशन भी जो पोलोनियम है वो अपने एलिमेंट को शो नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्रीनिंग इफेक्ट अराइज हो जाता है जिसकी वजह से इंटरनल क्या है कि इंटरनल ऑर्बिटल्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और हर ऑर्बिटल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा किसकी तरफ, किसका, न्यूक्लियस का। तो इसकी वजह से यहाँ पर पोलोनियम भी शो नहीं करेगा। द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और स्टेबिलिटी जो है टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज़ करती चली जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड घटता चला जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसमें। द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से और एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से। ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करती है, लेकिन जब वो अपने से ज़्यादा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ जाएगी तब वहाँ पर वो
-2 शो नहीं करेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा जैसे मान लीजिए जो OF2 यानी कि ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड या O2F2 है डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के केस में, ठीक है। तो ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन इन जनरल एक्सेप्ट OF2, इस केस में ये +1 शो करेगी। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो शो हो सकता है प्लस में भी ऑक्सीजन का, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जब ऑक्सीजन जो है उससे भी ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़े, तो उस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी और उस फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 oxidation decreases and +4 oxidation state increase due to inner pair effect। और यहाँ पर +6 स्टेबिलिटी को ज़्यादा स्टेबल नहीं माना गया है कंपेयर देन +4। अब बात करते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जैसे अगर हम रिएक्शन एयर से कराएंगे तो ऑक्साइड्स बनेंगी, एसिड से कराएंगे तो जैसे सल्फर +O2 +SO2, और एसिड से कराएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तौर यानी तो मोस्टली जो एसिड है कंसनट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, तो इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही बेस में करेंगे तो सल्फेट्स में यानी सॉल्ट्स में प्लस सल्फाइड प्लस H2O रिलीज़ कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल्स के साथ सल्फ़र का रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ़र प्लस का सल्फाइड बनेगी, हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी। ऐसे ही हम फ्लोरीन के साथ करा सकते हैं। विद मेटल्स कॉपर से कॉपर सल्फाइड बनेगा, यानी कि दीज आर द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद मेटल्स। नाउ द रिएक्टिविटी, द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज वी डिसेंड द डाउन द ग्रुप, यानी टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन एंड सल्फ़र आर टिपिकली नॉन मेटल्स, जिसमें ऑक्सीजन और जो सल्फ़र है वो टिपिकली नॉन मेटल होता है, जबकि सेलेनियम एंड टेलेरियम आर मेटलॉइड्स एंड आर सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं, मैंने बताया था। एंड पोलोनियम इज़ अ मेटल, जिसमें पोलोनियम जो है मेटल की तरह काम करता है। दूसरी रिएक्टिविटी की टेंडेंस इसमें क्या है प्रॉपर्टी कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगी आपको ऑक्सीजन पे मिलेगी। तो ऑक्सीजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे CO2 इज स्टेबल, और जबकि C डबल बॉन्ड C फिर ये एस सी ये नहीं, ये स्टेबल नहीं है, मॉडरेटली स्टेबल है। और डिकम्पोज एंड द सेलेरियम डबल बॉन्ड कार्बन फिर डबल बॉन्ड सेलेरियम, ये डिकम्पोज रीड काफ़ी देर में डिकम्पोज होगी। और ये टेलेरियम का कार्बन के साथ में अगर डबल मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की, जैसे ऑक्सीजन है वो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज करने लग जाएगी। और इसमें मल्टीपल बॉन्ड में हम बात कर सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। अब हाइड्राइड्स के साथ अगर हम बात करें तो किस टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप H2M, यानी कि H2M में आपका कोई भी मेटल वो नॉन मेटल हो सकता है इसमें, जैसे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलियम पोलोनियम। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज गोइंग डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम की तरफ जो हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि हाइड्राइड, तो हाइड्राइड का इसका मेजर फार्मूला है H2M। तो यहाँ पर हम M की जगह ऑक्सीजन को रखें तो ये बन जाता है H2O। तो वाटर को बोल सकते हैं इट इज़ अ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, वाटर इज़ अ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। जबकि H2S इज़ अ पॉइजनस, केवल और केवल सिर्फ इसी वजह से कि यानी कि H2O को आप ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं, हम पीते हैं, और पानी है, और ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही मेजर मुख्य सोर्स है जीने का। लेकिन वहीं जब एक जस्ट दूसरी हाइड्राइड इसकी देखें सल्फ़र H2S, तो वो काफ़ी पॉइजनस गैस बन जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ इसके एनॉमलस बिहेवियर की वजह से है। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के प्लस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस, और अनस्टेबिलिटी टॉप से बॉटम की तरफ जो है डिक्रीज करेगी। एक्सेप्ट H2O ऑल द हाइड्राइड्स आर पॉइजनस, मैंने जैसा कि बताया पॉइजनस होती हैं वाटर को छोड़ के। देयर एसिडिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि देयर एसिडिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि टॉप से बॉटम लेस एनर्जी चाहिए होती है मेटल और हाइड्रोजन के बॉन्ड को डिक्रीज करने के लिए। यानी कि इस अगर हम बात करें तो H2O, H2S, H2Se, H2TE और H2PO, यानी कि दीज ऑल आर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स।
लेकिन इसमें देखें कि विच वन इज़ द मोस्ट एसिडिक हाइड्राइड, यानी कौन सी सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्राइड होगी। तो हम बात करेंगे कि जो H2PO है वो ज़्यादा एसिडिक होगी कंपेयर देन H2TE के, और H2TE ज़्यादा एसिडिक होगी कंपेयर टू H2SE के, और H2SE ज़्यादा एसिडिक होगी कंपेयर टू H2S के, और H2S ज़्यादा एसिडिक होगी कंपेयर देन H2O के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रीज़न क्यों है स्टूडेंट्स कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो अगर टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेटल और यहाँ पर बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से जो जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी वो उतनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि पोलोनियम उतनी ही जल्दी ब्रेक करके हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा। तो वो हाइड्रोजन जो है तो हमने एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टूडेंट्स कि जो एसिड्स होते हैं वो टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयन, तो जो जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर देगा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। All these hydrates have angular structure and the central atom in sp3 hybridized, यानी कि sp3 hybridized फॉर्म में होंगे इसके सारे जो सेंट्रल एटम है, और एंगल फॉर्म करेंगे इसमें। तो अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज होगा, BP बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम H2 टू H2SE, यानी कि जो है मल्टीपल बॉन्ड कम होने की वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा जल्द। देन पहले H2O से H2S क्या होगा, डिक्रीज करेगा, देन इंक्रीज कर जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, हैलोजन से ये किस तरीके के एलिमेंट फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जो इनकी जो हैलाइड्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स। The compounds of oxygen with fluorine are called oxyfluoride because fluorine is more electronegative than more electronegative than oxygen, यानी कि फ्लोरीन जो है ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कंपाउंड्स भी फॉर्म करेंगे, ये कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। तो जैसे मोनो हैलाइड्स हैं, डाई हैलाइड्स हैं, टेट्रा हैलाइड्स हैं और हेक्सा हैलाइड्स हैं, तो उनका जो फॉर्मूला वो है M2X2। जैसे बात करते हैं तो M2X2 में O2F2 की बात कर सकते हैं। M का मतलब यहाँ पर ग्रुप 16 में से कोई भी एलिमेंट। तो अगर हम इसकी बात करें तो ग्रुप 16 में से अगर हम एलिमेंट की तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O2F2। और अगर हम बात करें इसमें डाई हैलाइड के फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, OF2 भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें हम बात कर सकते हैं कि टेट्रा हैलाइड में 4 हेलोजन के, X यहाँ पर जो है वो हैलोजन एटम, X यहाँ पर क्या है, हैलोजन एटम है। और X4 मतलब 4 हेलोजन, X6 मतलब 6 हेलोजन, और X2 का मतलब 2 हेलोजन। तो MX भी होता है मोनो हैलाइड्स में। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें ऑक्सीजन फ्लोराइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से उसके रेशियो में, हैलोजन्स के रेशियो में अलग अलग तरीके के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड किस तरीके की ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। तो 3 टाइप्स के ऑक्साइड हैं, जैसे कि एक्सेप्ट सेलेनियम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फॉर्म मोनोऑक्साइड ऑफ द टाइप ऑफ एमओ और एजो, यानी कि अगर हम बात करें तो सल्फ़र मोनोऑक्साइड हो गया। डाइऑक्साइड की बात करें तो SO2, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात हो गया। ऑल द एलिमेंट्स ग्रुप 16 फॉर्म डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि O2। तो ये भी डाई की कैटेगरी में है, सल्फ़र है, SO2 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है। और ट्राइऑक्साइड्स भी फॉर्म करते हैं, SO3, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फॉर्म ट्राइऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट टाइप MO3। तो स्टूडेंट्स इसमें अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं ये किस तरीके की अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे किससे रिएक्ट करते हैं, और इनका क्या बिहेवियर रहता है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से टॉप से बॉटम की तरफ क्या क्या इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरीके के काफ़ी सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं इसमें ग्रुप 16 में। तो लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो एनोमलस बिहेवियर, यानी ये जो सबसे ज़्यादा अलग तरीके से जो बिहेव करने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। वो इस वजह से क्योंकि इसका एक अलग कुछ ना कॉन्सेप्ट है। जैसे ऑक्सीजन इज़ गैस, ऑल आर सॉलिड। ऑक्सीजन जो है वो इस सारे ही एलिमेंट्स में रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट में मिलेगी, जबकि बाकी के कैसे हैं, सॉलिड्स हैं,
डाइएटॉमिक अदर्स पॉलीएटॉमिक, यानी ऑक्सीजन डाइएटॉमिक फॉर्म में जबकि बाकी के पॉलीएटॉमिक फॉर्म में हैं। अब इसकी बात करते हैं इसमें कि O2 इज़ पैरामैग्नेटिक, अदर इज़ डाईमैग्नेटिक। O2 जो है पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, जबकि बाकी डाईमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाइड्राइड, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म कर लेती हैं ये ऑक्सीजन्स, और अल्कोहल बना लेती हैं, हाइड्राइड्स बना लेती हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर लेती हैं। और जैसे O2 की बात कर रहे थे हम इसमें, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म किया है इसमें। देन उसके बाद इसमें बात आती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है, +2 है, विथ फ्लोरीन अदर +2 एंड +6। अगर हमने बात की तो ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ शो करेगी, यानी कि बात ये है कि प्लस में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो करेगी जब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स उससे अटैच होगा, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करेंगी ज़्यादातर। तो इसमें जो इसकी कैटेगरी में सबसे पहला जो एलिमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले, जो मतलब कि जो कंपाउंड जो जिससे बनता है, जो काफ़ी ज़रूरी है, वो है डाई ऑक्सीजन। और ये जो है वो पूरे अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, किसी भी तरीके का जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म हो, इवन प्लांट्स भी, सबको सर्वाइवल के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान नहीं मतलब कंज्यूम करेंगे, और इंसान जब कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो प्लांट नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से होल द साइकिल विल डिस्टर्ब। तो डाई ऑक्सीजन नेचुरल भी बनती है, मैं और लेबोरेटरी में भी बनती है, और लार्जर स्केल्स पे उसको यूज़ करने के लिए भी बनाया जाता है। तो अब हम इसकी प्रिपरेशंस को देखेंगे। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो जो नेचुरल है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स, लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है वो। तो यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 और 6H2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल प्लस O2 ये है जो फॉर्म करेगा। और ये जो O2 है वो प्लांट से रिलीज़ होकर एनवायरनमेंट में एंटर करेगी, और एनवायरनमेंट में एंटर करने के बाद में उसको कंज्यूम हम लोग करेंगे। तो यहाँ से ये नेचुरल तरीके से फॉर्मेशन हुआ। तो ये डाई ऑक्सीजन को नॉर्मली O2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो किस तरीके से ये हम इंडस्ट्रियल और लेबोरेट्रिकल बना सकते हैं वो हम देखते हैं कि प्रिपरेशन अगर O2 की देखा जाए तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स को ले सकते हैं जो जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में कंपोजिशन है ऑक्सीजन का। तो उस टाइप के कंपाउंड्स को लेके उनका थर्मली डिकम्पोजिशन कराया जाए तो उससे हम इजीली ऑक्सीजन को ले सकते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये एक कंपाउंड है पोटेशियम का जिसमें ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी अमाउंट में रहता है। इसको एक कैटलिस्ट में की प्रेजेंस में, मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो O2 प्लस KCl में टूट जाएगा। तो ये O2 है जो हमें जो है वो मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि K2KClO3 यानी पोटेशियम डाइक्लोरेट पोटेशियम क्लोरेट को हमने हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, तो 3O2 प्लस 2KCl हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट से भी हम थर्मली डिकम्पोज करने के बाद ऑक्सीजन को ले सकते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट को भी थर्मली डिकम्पोज करने के बाद ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 2KMnO4 प्लस K2MnO4 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दिस मेथड यू गेट द ऑक्सीजन with the process of thermally decomposition of oxygen rich compound such as potassium chlorate, potassium nitrate and potassium permanganate। इसी तरीके से परऑक्साइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड यूजिंग मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट ऑल्सो रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। जैसे इसमें हम बात कर सकते हैं कि H2O2 दिस इज़ द हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसको अगर हम तो स्प्लिट करेंगे तो ये 2H2O प्लस O2 में टूट जाएगा। इसी तरीके से बेरियम ऑक्साइड को, मैंगनीज ऑक्साइड को तोड़ सके तो हम इस सारे ही मेथड से डिकम्पोजिशन कराने के बाद वी गेट अ O2, और इसी O2 को हम काफ़ी मेडिकल पर्पस से, इंडस्ट्रियल पर्पस से, ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करने की पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय कॉमर्शियल मेथड,
तो जनरली अगर हमें केमिकल मेथड के थ्रू नहीं जाना तो हम सीधे वाटर को स्प्लिट करा देते हैं। यानी कि अगर हम वाटर को स्प्लिट कराएंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं और उसमें करंट पास कर देते हैं टैंक में, विच कंटेन द वाटर, एंड वाटर कंटेन H2O molecule, we all know very well that then the due to the entering the current, the all the atoms between the uh, hydrogen and oxygen going to the split form, and after the splitation, according to their charge, the oxygen and hydrogen will separate. तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अटैच हो जाएगी, वहाँ से ऑक्सीजन हमको गैसेस फॉर्म में मिल जाएगी, और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे मिल जाएगी, वो हमको कैथोड की टर्मिनल से मिल जाएगी। दिस इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इस वाटर में थोड़ा सा एसिड इसलिए डाला जाता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंडक्शन की तरह काम करे, प्लस प्रॉपर कंडक्शन करे करंट का, प्लस एज अ इम्प्योरिटी प्रॉपर यहाँ पर स्प्लिटेशन हो जाएगा वाटर का। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं। अगर हमें किसी कंपाउंड में लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का कंपोजिशन है तो उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल कर सकते हैं, और जिसके थ्रू हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ऑक्सीजन की? द ऑक्सीजन इज़ द कलरलेस, ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस गैस विदाउट स्मेल और टेस्ट। यानी कि इसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता और इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया इसमें, अगर अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस, जिसमें कलर नहीं होता है कोई भी, प्लस कोई स्मेल नहीं होती है, स्लाइटली हैवियर देन एयर, हल्की सी हवा से भारी होती है, पानी में बहुत कम सॉल्युबल हो पाती है। यानी कि ऑक्सीजन जो है काफ़ी स्पैरिंगली सॉल्युबल है, यानी कि बहुत कम सॉल्युबल होती है, और यही इतने ही स्पैरिंगली सॉल्युबल बचाए हुए हमारे स्टूडेंट्स एक्वेटिक सिस्टम को। यानी कि चाहे वो रिवर का एक्वेटिक सिस्टम हो, चाहे पॉन्ड का एक्वेटिक सिस्टम हो, या लेक का एक्वेटिक सिस्टम हो, ये सारा ही जो भी सिस्टम है वो सब कुछ बचा हुआ है बिकॉज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज़ स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। सोचिए ये तो कम्प्लीटली सॉल्युबल भी नहीं है, तब जाके ये सारा इकोसिस्टम एक्वेटिक चल रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई, यानी कि इसको लिक्विडफाइड डिफ़िकल्ट से किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 90.2 केल्विन है, एंड द लिक्विड इज़ पेल ब्लू इन कलर एंड इट्स एप्रिशिएबली मैग्नेटिक। यानी कि इसका ये कैसा नेचर है, मैग्नेटिक नेचर है, ब्लू कलर की रहती है ये। एट स्टिल लोअर टेम्परेचर लाइट ब्लू सॉलिड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन। कम करते टेम्परेचर लो करते चले जाएंगे तो सॉलिड ऑक्सीजन भी फॉर्म कर सकते हैं जिसका कलर लाइट ब्लू होगा, विच हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट 54.4 केल्विन। मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट ऑक्सीजन टू वन इन एयर। यानी कि जैसे ही इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे तो मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। मेटल्स इन रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म एल्यूमिनियम टू कॉपर, रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। यानी मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म करेंगे यहाँ पे, जैसे सोडियम है ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और आयरन है तो आयरन ऑक्साइड है। तो यही ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है हमारे, जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आयरन की बनी हुई होती हैं। तो या तो अगर हम उसको टाइम टू टाइम पेंट करते चलें तो ये एक अच्छा मेथड है इस ऑक्साइड से फॉर्म करने, क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म करती है और ये अल्टीमेटली एक रस्ट का रूप ले लेती है जो कि स्लोली डैमेज करता रहता है हमारे आयरन के प्रोडक्ट्स को। ऐसे ही रिएक्शन की अगर हम बात करें इसमें, तो व्हेन द कार्बन रिएक्ट, अगर हम बात करें तो कार्बन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन ऑफ हीट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर गर्म करेंगे तो CO2 प्रोड्यूस होगी, प्लस हीट एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस हीट एनर्जी विल कंज्यूम इन डिफरेंट वे। और इसी एनर्जी का यूज़ करके सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी जब बनाई जाती थी तो थर्मल पावर प्लांट में यही मेथड यूज़ किया जाता था कि कार्बन को, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन को गर्म किया जाता था और उसकी हीट को फिर यूज़ करते थे वाटर को वेपर्स बनाने में, और वही उसी वेपर्स को हम प्रेशराइज करके टरबाइंस में डालते थे, एंड देन टरबाइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है वो रोटेट करती थी जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। तो ये भी एक, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से संभव हो पाया कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा।
व्हेन कार्बन इज बट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत कम सप्लाई में अगर कार्बन को गर्म करें तो मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रूव फैटल। मतलब कि ये जो है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जो है बनता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस नेचर की होती है, वो इसलिए होती है स्टूडेंट कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जैसे हमने देखा है कि कभी भी रात को जैसे अंगीठी वगैरह जला के या कुछ जैसे जो विंटर्स का जो टाइम रहता है उसमें काफ़ी ठंड रहती है, तो लोग करते हैं कि कमरे में अंगीठी जला लेते हैं या कुछ ऐसा कार्बन का कोयला जला लेते हैं, और वो पूरी रात उस रूम में जलता रहता है। लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से वो उसके अंदर जो लिमिटेड एयर सप्लाई में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है वो धीरे धीरे वो रूम के वॉल्यूम में फिल होती चली जाती है। लेकिन अगर वेंटिलेशन नहीं है तो फ्रेश एयर एंटर नहीं करेगी, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रही है लिमिटेड सप्लाई में वो बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, जो आपके हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर जाएगी। यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन एंटर ना होने की वजह से हीमोग्लोबिन में, और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से जो है ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो कि काफ़ी पॉइजनस होती है, जिससे आपको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी फैटल। नाउ द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। सो दीज आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल, वी ऑल नो दैट कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कम्बशन। यानी अगर जो भी चीज़ें जलती हैं, जितना भी बर्निंग होती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। तो ये एक बहुत अच्छा एक हमारे पास तरीका है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पता करने का, कि जहाँ पर अगर आग लग रही है तो वो जगह ऑक्सीजन से भरपूर है। इट इज़ बायोलॉजिकली फंक्शंस इन रेस्पायरेशन। जैसा मैंने भी बताया कि हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है रेस्पायरेशन के लिए। मेक इट इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इन एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ फिश। और फिश की लाइफ के लिए जैसा मैंने बताया कि स्पेरिंगली सॉल्युबल प्रॉपर्टी की वजह से ही पूरा एक्वेटिक सिस्टम चलता है। ऑक्सीजन इज अ गैस विद हाइड्रोजन और कोल इज ब्लो पाइप एंड विद एसिटिलीन इन द ऑक्सी एसिटिलीन टॉस्ट फॉर वेल्डिंग। और ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये वो एक सोर्स है, वहाँ पर ऑक्सीजन जो प्योर ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करा रही है वो सोर्स है वहाँ पर आग लगने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी हाई टेम्परेचर होगा और मेटल जो है पिघल के वेल्ड के रूप में उस क्रैक के अंदर आ जाएगा। ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज इज़ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। मेडिसिनली ऑक्सीजन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया एंड गैस इट इज़ यूज एज अ एस्थेटिक। अगर हम बात करें इसमें तो ऑक्सीजन गैस इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। निमोनिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। एंड गैस पॉइजनिंग एंड इट इज़ यूज एज अ एनेस्थेटिक। और एनेस्थीसिया में भी यूज़ किया जाता है इसका, यानी कि प्री ऑपरेटिव जो फंक्शंस होते हैं, पहले ऑपरेशन से पहले जो बेहोशी की जाती है वो इसके लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। व्हेन मिक्स विद नाइट्रस ऑक्साइड, जब इसको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिक्स कर दिया जाए तो, या ईथर के साथ, या एटसेट्रा। लेकिन अब और अच्छे अच्छे कंपाउंड्स आ गए हैं, जैसे इथरेन हो गया है, ये टाइप्स के, ये कुछ टॉपिकल अब पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं करते हैं पेशेंट्स को। अब केवल टॉपिकली वहाँ पर जितनी एरिया को ऑपरेट करना उतने एरिया को ही अनसेंसिटाइज करते हैं। Carbon dioxide is often mixed with the oxygen as this stimulates breathing, and this mixture is also used in cases of poisoning and collapse of restoring the respiration। और ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है विद ऑक्सीजन एज दिस, जिससे कि जो है ब्रीथिंग जो स्टिमुलेट हो सके, जो कि जिसका ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है, चौक हो चुका है, या कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लिक्विड ऑक्सीजन मिक्स विद पाउडर चारकोल हैज़ बीन यूज्ड एज अ एक्सप्लोसिव। ये भी एक बहुत बड़ा रोल है कि लिक्विड ऑक्सीजन को चारकोल के साथ यूज़ करके हम इसका एक्सप्लोसिव भी बना सकते हैं। तो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इसका यूज़ है। सो स्टूडेंट, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। हाउ द ऑक्सीजन इज़ फॉर्म, किस तरह से हम ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं, क्यों ऑक्सीजन हमारे ज़्यादा ज़रूरी है, और कितने तरीके की ये प्रॉपर्टी फॉर्म करती है,
यानी कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इसमें फैक्ट हैं ये हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करती है नॉन मेटल से, मेटल से, लेकिन कंबाइन करती है ऑक्साइड्स के फॉर्म में। तो लेकिन अगर इसमें बात करें तो जो ऑक्साइड है वो 3 तरीके की ऑक्साइड्स बनती हैं, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करती है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, तो वो 3 तरीके की ऑक्साइड फॉर्म करती है। और वो तीनों ऑक्साइड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और हम बात कर सकते हैं इसमें कि एम्फोटेरिक। तो जब भी मेटल्स के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वो मेटेलिक वो जो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ का जैसे नॉन मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगी तो वो एसिडिक ऑक्साइड शो करेगी। लेकिन जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स के नॉन मेटल जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो वो एसिडिक भी कर सकती है और बेसिक भी कर सकती है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है, और सोडियम ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपकी एसिडिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराओगे तो कार्बोनिक H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा, इसीलिए, और कार्बोनिक एसिड इज एसिडिक इन कैरेक्टर। जबकि सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराओगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और जो कि एक बेस है, इसीलिए हम इसको बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड भी है और बेसिक भी है, तो इसीलिए एम्फोटेरिक की कैटेगरी में। So student, these all are about the P block group 16 elements. In our next lecture we will discuss the another group 17 and its compounds, and rest of the compound of group 16 will discuss in our next lecture. So thank you very much.